नमस्कार साथियों, स्वागत है सबका इस चैनल में। साथियों, आज की हम बात करने वाले हैं पीएफआई नामक संगठन के बारे में। जी हाँ साथियों, पीएफआई नामक संगठन के बारे में इसकी वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको भी मिल सके। चलिए साथियों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि पीएफआई क्या है। जी हाँ साथियों, एक कैसे पुलिस की नींद किन खतरनाक मंसूबों से करता है काम, जानेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए साथियों, सबसे पहली बात जानते हैं कि पीएफआई की कहानी के बारे में। जी हाँ साथियों, 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन का एक गठन हुआ, जिसका नाम पीएफआई पड़ा है। इसका बात करूँ साथियों तो 23 राज्यों में सक्रिय इस संगठन का विस्तार हुआ है। केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। इससे पहले कई बार हो चुकी है, इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो चुकी है। इनके विस्तार के बारे में जानते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, आतंकी फंडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। बता दें कि हाल ही में एनआईए पर तमाम राज्यों की एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पीएफआई क्या है, किस तरह से काम करता है, इस पर क्यों लगाया गया है प्रतिबंध। सबसे पहले साथियों जानते हैं कि पीएफआई क्या है। जी हाँ साथियों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मंथिया नीतीश परसाई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन में काफ़ी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी है। गठन के बाद ऐसी पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों करने पर आरोप लगाते रहते हैं। जानते हैं और साथियों कि पीएफआई को फंड कहाँ से मिलता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही बड़ी बात है कि पीएफआई को फंड कहाँ से मिलता है। पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पीएफआई पर इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव यानी कि रॉक गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। यह पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक माने तो लगभग 1.36 करोड़ यानी कि 1.36 करोड़ रुपये की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई है। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया है। सीए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगे में भी इसके पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाले के जरिए पैसा आता था। इस संगठन पर क्या आरोप है जानते हैं आज की इस वीडियो में। पीएफआई एक कंटरवर्टी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए की जांच में इस संगठन को कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों को लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। यह संगठन मुस्लिम पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कंटर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। अब जानते हैं साथियों, बड़ी बात है कि पीएम मोदी भी थे टारगेट पे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है कि अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम भी किया था। इतना ही नहीं, वित्तपोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में थे। पीएम मोदी की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं बल्कि पीएफआई अन्य हमले के लिए भी ट्रेडर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। क्या पीएफआई ने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया है, ये भी सबसे बड़ी बात है साथियों। पीएफआई खुद को सामाजिक गठबंधन संगठन कहता है। इस संगठन के ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इसी वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो
तो भी कानून एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना है। इस संगठन को पीएफआई से जुड़ा बताया गया है। कहा गया है कि एसडीपीआई के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वह पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इस रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया गया है। राजनीतिक में कितनी सफल रही है एसडीपीआई, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक के मुस्लिम बहुत इलाकों में यह एचडीपीआई सक्रिय रही है। खासतौर पर दक्षिणी तटीय कन्नड़ और उडुपी में इस पार्टी का प्रभाव देखा गया है। इन इलाकों में इस संगठन ने स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता भी हासिल की है। 2013 तक एसडीपीआई ने कर्नाटक में कुछ स्थानीय निकाय भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें करीब 21 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में उसे 121 स्थानीय निकाय की सीट पर जीत मिली। 2021 में उसने उडुपी जिले के 3 स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कुल 23 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नरसिंहराम विधानसभा सीट पर एसडीपीआई उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई ने केवल 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार भी नरसिंहरागंज से राज्य से सीट को छोड़कर बाकी दोनों उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की कुल 28 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। क्या पीएफआई को सिमी से कोई संबंध है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 ईस्वी में देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन सिमी पर प्रतिबंध लगाने के चंद महीने बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया है। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसे ही है। 2012 से ही अलग अलग मौके पर इस संगठन का कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई बार इन्हें बैन करने की भी मांग हो चुकी है। तो ये थे साथियों कुछ पीएफआई के बारे में जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक ना। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।